आज हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर के बी तुमाने, जो कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हैं लास्ट ईयर एज ए डिप्टी डायरेक्टर। एंड 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा, टू बी वेरी प्रिसाइज 33 ईयर्स ही हैड बीन वर्किंग एज ए इन्फेक्शियस डिजीज एंड ट्यूबरक्लोसिस डॉक्टर। सर मोस्ट वेलकम सर। मेरे कुछ सवाल हैं आपके। थैंक यू। पहला सवाल सर, कोविड-19 यानी कि कोरोना बीमारी और ट्यूबरक्लोसिस दोनों को अगर कंपेयर करें, पहला सवाल, कोविड-19 एंड ट्यूबरक्लोसिस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों आपस में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस का एक पेशेंट अपने इन्फेक्शियस पीरियड में 14 नए पेशेंट क्रिएट करता है। वन पेशेंट इज क्रिएटिंग 14 न्यू पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और उससे यदि कोविड-19 को कंपेयर करते हैं तो जैसा मैंने सुना है आज तक, और WHO से भी जो गाइडलाइन आई है और आपसे भी सुना है, तो एक पेशेंट कोविड-19 का सिर्फ 2.2 पेशेंट को क्रिएट करता है। तो ऐसा यदि कंपेयर करते हैं हम, तो वो बहुत ही नॉर्मल डिसीज है, जस्ट लाइक कफ एंड कोल्ड। तो यानी कि कोविड-19 कफ एंड कोल्ड से तुलना कर सकते हैं। कोविड-19 एक अगर मुझे हो जाए तो मैं 2 लोगों तक ही पहला फैला सकता हूँ एवरेज, लेकिन अगर मुझे टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, तो मैं 14 लोगों तक पहुंचा दूंगा उसको। दैट इज व्हाट, राइट। तो और दूसरी बात ये है कि प्राइमरी टीबी में 2 प्रकार है, एक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, एक सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। अब एक सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है, इट इज हाईली इन्फेक्शियस और मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये जो MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, यानी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ये करीबन 2 साल का ट्रीटमेंट लेता है, जबकि प्राइमरी टीबी को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 6 महीने का ट्रीटमेंट लगता है। और प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में कोई इंजेक्शन देना नहीं पड़ता, सिर्फ गोलियों से काम चल जाता है। लेकिन सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में अपने को 6 महीना इंजेक्शन देना पड़ता है। One patient has to receive 6 months course of injection और 2 years treatment, 14 tablets have to take, यानी हर पेशेंट 14 गोली रोज का खाता है। और वो गोलियां भी इतनी डेंजरस रहती है, इतने साइड इफेक्ट रहते हैं, पेशेंट को तरह तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। ब्रेन पे इफेक्ट होता है, किडनी पे इफेक्ट होता है, लिवर पे इफेक्ट होता है, GI ट्रैक्ट पे इफेक्ट होता है। और ये यदि MDR का पेशेंट हमारे सामने बैठा है एंड इफ ही कफ्स, यानी खांसी करता है, तो ही डायरेक्टली गिव्स अस MDR इन्फेक्शन। और आज हमें मालूम नहीं है कि MDR पेशेंट कितने घूम रहे हैं। तो ये कोविड-19 से तो काफी डेंजरस है टीबी। मैंने ऐसा सुना है सर, ट्यूबरक्लोसिस से हर साल भारत में करीब 4 से 5 लाख लोग मरते हैं, राइट सर? करेक्ट। और इसमें जो एज ग्रुप है जो ज्यादा पीड़ित होते हैं, वो एज ग्रुप कौन सा है? आर द एल्डर पीपल और द यंगर जनरेशन? नो, इसमें ये सबसे बड़ी दुख की बात कि इसमें जो एज ग्रुप अफेक्टेड है वो 16 to 30 ईयर्स, यानी जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए एक प्रॉमिसिंग एज ग्रुप रहता है। 16 से 30 साल का हम बहुत अभिमान से कहते हैं कि वी आर यंग कंट्री। 35% ऑफ पीपल दे आर अंडर 65% ऑफ पीपल दे आर अंडर 35। लेकिन ये जो एज ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा ग्रसित होता है टीबी से। राइट। तो मतलब ये कि टीबी कोविड-19 से कंपेयर करें तो कई गुना ज्यादा, टू बी वेरी प्रिसाइज करीब 7 टाइम मोर इन्फेक्शियस तो है ही, नंबर 1। नंबर 2, कोविड ट्यूबरक्लोसिस यंग जनरेशन को इफेक्ट करता है, जबकि कोविड-19 हमने देखा ज्यादातर 60 प्लस लोगों को ही ज्यादा इफेक्ट करता है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर कोविड-19 देखें तो अब तक 1300-1400 लोग मरे हैं पूरे देश में, जबकि ट्यूबरक्लोसिस से हर साल करीब 4 से 5 लाख लोग मरते हैं। Am I right, सर? करेक्ट। और उन 4-5 लाख में से वो वाले लोग हैं जो कि यंग जनरेशन है, जो हमारे गोल्डन अपने अपने जीवन के गोल्डन पीरियड में होते हैं, वो लोग मरते हैं। नहीं, आप सोचिए ना, एक 16-17 साल का लड़का या 20 साल का लड़का, उसको यदि MDR होता है और उसको 2 साल की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, हर साल हर दिन उसको 14 गोलियां खाना पड़ता है, रोज एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, कितने डिप्रेशन में जाएगा वो? राइट। वो यानी अपने भविष्य की सोचेगा
कि अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा, कि अपने कामकाज के बारे में सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा? ही विल बी टोटली इन डिप्रेशन। और वो राइट डिसीज भी सालों साल चलते रहता है। बहुत बार पेशेंट रिलैप्स होते हैं। तो ये जो एमडीआर टीबी है या प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कोविड-19 से। डेंजरस, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये समझ पाता हूं कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन रेट वो करीब 7 गुना ज्यादा ट्रांसमिटेबल है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो ट्रीटमेंट आपने बताया वो 6 महीने से 2 साल तक लगेगा, जबकि कोविड-19 में तो 14 दिन का होता है या उससे थोड़ा आगे पीछे होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो एज ग्रुप है वो गोल्डन पीरियड में होते हैं ट्यूबरकुलोसिस वाले, और इसमें तो जो अपने लेटर हाफ में जो वैसे भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित है उस पीरियड में होता है। तीसरी बात। एंड चौथी बात, द मोस्ट स्टार्टलिंग थिंग एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग कि ट्यूबरकुलोसिस की जो मोर्टलिटी रेट है वो करीब 25 to 50 टाइम्स मोर है इन कंपैरिजन टू द मोर्टलिटी रेट ऑफ कोविड-19, क्योंकि नहीं, कोविड-19 में जो अभी 1300-1400 लोग मरे हैं, तो उसमें 4 से 5 लाख, तो मतलब कई गुना। किसी भी एंगल से अगर हम देखें ट्यूबरकुलोसिस को, इट इज मच मोर डेंजरस फ्रॉम एनी एंगल इन कंपैरिजन टू कोविड-19। इतना सारा डेंजरस होने के बाद अब एक सवाल, लास्ट पिछले 3-4 डेकेड यानी कि 30 साल से लेके 35 साल 40 साल के बीच में जो आपका जो एक्सपीरियंस है विद ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज, जब ट्यूबरकुलोसिस के डॉक्टर या इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर अब तक जो आपने देखा, बिफोर यू रिटायर्ड या अभी भी, क्या पेशेंट को मिलने जाने से पहले वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिस तरह का आपने देखा कोविड-19 के नर्स स्टाफ पहनते हैं, पूरे एक रेनकोट की तरह पहनते हैं, जैसे एक एस्ट्रोनॉट की तरह लुक आता है, जो इंपोर्टेड पूरा एक गियर होता है, क्या वैसे पहन के जाते हैं या यूं ही मिलते हैं? देखिए, 34-35 साल पहले जब मैं टीबी वार्ड में जाता था, तब हमें कोई भी मास्क पहनने की इजाजत नहीं थी। हमारे प्रोफेसर भी कहते थे कि ये मास्क वगैरह पहन के क्या करोगे? इट विल नॉट कॉन्फर यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। हम तो पेशेंट के पास में जाते थे, उनको अस्कल्टेट करते थे, उनकी हिस्ट्री लेते थे, और ऐसे ऐसे पेशेंट रहते थे जिनका आधा लंग गया है, किसी का 1.5 लंग गया है। ऐसे भी पेशेंट हमारे साथ में रहते थे। हम उनके साथ में 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिताते थे। उसके बाद में भी ऐसा किसी को इन्फेक्शन हुआ ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, डिसीज रहते हैं, जीवाणु तो है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, एवरीवेयर दे आर, अपने बॉडी के अंदर है, अपने बाहर में है। हमें उससे यदि बचना है तो हमें हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप करना चाहिए। ये तो हम सोचते हैं कि मास्क पहनेंगे तो वो खांसेगा तो हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो जो मास्क रहता है, एक दिन अपन यूज करते हैं, दूसरे दिन यूज करते हैं, तीसरे दिन यूज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, पेशेंट को हाथ लगाते हैं, मास्क को हाथ लगाते हैं, तो क्या बैसिला या वायरस उसकी देने चिपक के नहीं बैठते क्या? दे विल गो इनटू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वो तो इन्फेक्शन दे सकते हैं अपने को। इन्फेक्शन देने की बात से ज्यादा जरूरी है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। हम यदि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन डरने की बात नहीं है, जो ही जरूरत नहीं है। हम तो पेशेंट को हमारे पास में ओपीडी में लेके बैठते थे, उनसे पूछते थे क्या हुआ, कैसा हुआ, खांसते भी थे पेशेंट। तो इम्यूनिटी बिल्डअप करना सबसे जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें आपने देखा होगा, एक उदाहरण भी दूंगा आपको। यस, एक महात्मा गांधी का सबसे बड़ा उदाहरण है, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें से मैंने पढ़ा है। साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस करते थे वकीली की, तो उस समय प्लेग आया। अब प्लेग आने के बाद में उस समय एक ही उपाय था कि लोगों को घर से निकालना बाहर, और उनको खुले में रखने के लिए, यानी सोने के लिए जाते थे सब लोग। तो वहां की पब्लिक, कुछ पब्लिक अपनी इंडियन भी थी, वो इंडियन पब्लिक गांधी जी के पास आई। उन्होंने कहा कि बोले ये जो अंग्रेज लोग हैं, बोले तब अंग्रेजों का शासन था वहां पे, वो हमसे ज्यादती करते बोले। तो महात्मा गांधी ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ बोले इसके लिए। उन्होंने गवर्नमेंट को पत्र लिखा और उसमें आग्रह किया कि हमें बोले कुछ पेशेंट दो बोले, और हमारे लोगों से ज्यादती करना बंद करो बोले, हमें कुछ पेशेंट दो बोले, हम उन पे ट्रीटमेंट करना चाहते बोले। तो गवर्नमेंट ने मान लिया।
उन्होंने उस लेटर में ये भी लिखा था कि हमको एक गांव के बाहर एक जगह दे दो। तो उनको एक खाली पड़ा हुआ गोडाउन था, वो गोडाउन दे दिया। अब राइट। वहां पे उन्होंने वो गोडाउन साफ वगैरह किया और वहां पे अपने 10 पेशेंट रखे। साथ में गवर्नमेंट ने भी 15 पेशेंट उनको दे दिए रखने के लिए। और वो 15 पेशेंट की तीमारदारी एक नर्स करती थी, और वो नर्स पीती थी ब्रांडी, और पेशेंट को बताती थी कि तुम भी ब्रांडी पियो बोले, और उनको पिलाती भी थी। उसका ये मानना था कि ब्रांडी पिएंगे तो आंग में यानी शरीर में गर्मी आएगी और उससे वो प्लेग का कीटाणु भाग जाएंगे या मर जाएंगे। अब वो 10 पेशेंट जो गांधी जी के थे, उनको ब्रांडी पीने से मना कर दिया था गांधी जी ने। उनको ब्रांडी वगैरह मिलती थी, उनको सिर्फ यानी नेचुरल जो उपाय थे उनके नैसर्गिक उपचार, वो सिर्फ उपचार कर रहे थे। अब 3 दिन के बाद में ऐसा हुआ कि वो 15 पेशेंट और वो नर्स 16 विजन मर गए। अच्छा। और ये जो 11 लोग थे यानी 10 पेशेंट और गांधी जी, ये 7-8 दिन में अच्छे हो गए, एकदम भले चंगे। ये कितनी बड़ी तो बात, कितनी बड़ी बात। ये बड़ी बात है। उस जमाने में जब कोई उपचार नहीं था, जब कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, उस जमाने में गांधी जी ने सिर्फ नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से उन लोगों को दुरुस्त करके दिखा है। और मैं मेरा एक एक्सपीरियंस जो है पिछले 10 साल से मैं मेरे टीबी के पेशेंट में जो यानी सुपर हेडेड इन्फेक्शन बोलते हैं, टीबी के पेशेंट जो रहते हैं ना, उनको कभी कभी तेज बुखार आता है, तो उनको सुपर हेडेड इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो इन पेशेंट को, या फिर जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है, उन पेशेंट को पिछले 10 साल से मैं सिर्फ हल्दी दे रहा हूँ। हल्दी का पाउडर 5 ग्राम दिन 3 बार, सुबह दोपहर 7 दिन तक, और 7 दिन में उनकी खांसी, उनका बुखार सब चला जाता है। अच्छा, हल्दी से। हल्दी से सिर्फ टर्मरिक पाउडर उनको पानी के साथ लेना, दिन में 7 दिन के अंदर पूरा उसका बुखार, पूरा इन्फेक्शन। हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो देते हैं ना, उससे 7 दिन में खांसी बैठती नहीं, वो 1-1 महीना चलती है। लेकिन ये हल्दी यदि ली तो 4-5 दिन में उसकी खांसी चली जाती है पूरी, बुखार तो 2 दिन में चला जाता है। ये तो जो लोग सुन रहे हैं वो सब इसको कर सकते हैं, ना केवल ट्यूबरकुलोसिस में, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज दे कैन ट्राई दिस। बैक्टीरियल। और अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें तो बिल्कुल यानी उनको फायदा होता ही है। मेरी तरफ कुछ सिंगापुर से आए हुए भी लोग आए थे, उनमें भी मैंने ये उपाय आजमाया, वो पूरे की पूरे तरह से। तो मैंने मेरे वीडियो भी पोस्ट किए कि भाई आप ये हल्दी का पाउडर लीजिए दिन में 3 बार, 7 दिन तक, 5 ग्राम यानी 1 छोटा चाय का चम्मच, आप पूरी तरह से अच्छे हो जाओ। और यदि तुमको प्रिवेंशन करना है, यदि लगता है कि आपने को ये कोविड-19 नहीं होना चाहिए, तो आप ग्राम हल्दी का पाउडर दिन में 2 बार लीजिए सिर्फ। लेकिन कितने ग्राम? 5 ग्राम यानी 1 छोटा चाय का चम्मच, 1 चम्मच दिन में बार। 1 चम्मच सुबह 9 बजे, 1 चम्मच रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे और सुबह और शाम को, राइट। और वो भी कुछ पानी के साथ। तो आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन ये 2 बार जो लेंगे, ये जब तक अभी एक एपिडेमिक चालू है, पेंडेमिक चालू है, तब तक आपको लेना पड़ेगा, राइट। और के लिए ये सबसे आसान, सबसे इजी। हल्दी पाउडर तो अपने किचन में ही अवेलेबल रहता है, राइट। ले सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये कोई दवाई नहीं है, इट इज जस्ट अपना खाने का पदार्थ है ये। तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, और आपको ये 100% कोविड-19 से बचा सकता है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सर, ये आपने अभी बताया, तो इसका इलाज इट इज वेरी सिंपल। इट इज फॉर एनी इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट जस्ट फॉर कोविड-19 और ट्यूबरकुलोसिस, एनी इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कोई हल्दी लेता रहे तो प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों में काम करता है, और आपका खुद का एक्सपीरियंस है, राइट। सो लास्ट 10 इयर्स का ये है। आई एम चीफ फिजिशियन ना, एलोपैथिक डॉक्टर। यस यस तो यस। लोग कि भाई तुम वो बाकी के जो डॉक्टर लिख के देते हैं बड़ी बड़ी गोलियां, हायर एंटीबायोटिक, 200 रुपए की एक गोली, 300 रुपए की एक गोली, आप क्यों नहीं लिखते? मैं बोला ये 5 रुपए की भी नहीं पड़ती हल्दी, 7 दिन तक लोगे तो 5 रुपए की भी नहीं होगी, और उससे आपको एंटीबायोटिक से जो तकलीफ होती है, लूज मोशन लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये होता है, भूख नहीं लगती, लीवर पे आता है प्रॉब्लम,
तो ये सब प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। तो राइट। ये अच्छा क्यों होगा? या तो अभी जितने भी लोगों को मैंने बताया उन्होंने एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया। या मतलब ये कि एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद भी एंटीबायोटिक एंटीवायरल ना देके यू प्रेफर कि हेल्दी अगर लोग लें तो साइड इफेक्ट तो होंगे ही नहीं, और उनके क्योर के चांसेस एंड क्योर के जो ड्यूरेशन है वो दोनों में एडवांटेज मिल जाएगा। क्लियर कट। क्योंकि कभी पैथी का मतलब नहीं है। हमारा जो एम है, इट शुड बी क्योर ऑफ द पेशेंट। किसी भी तरीके से होना है, जो भी तरीका है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, हमको इजी एंड सस्टेनेबल क्योर ऑफ द पेशेंट, दैट शुड बी योर गोल। या गोल एक ही है कि इंसान ठीक हो जाए। हाँ, इंसान बस, बाकी क्या है। राइट। एक आखिरी सवाल। जैसे टीवी में हमने देखा कि जो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, ये जैसे मैंने बताया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेते हैं, जैसे रेनकोट या यूं मानो जैसे एस्ट्रोनॉट की तरह लगने लगते हैं। बहुत ही एक भयंकर सा पिक्चर आता है। तो ये जैसे आपने बताया कि इससे भी भयंकर बहुत सारी बीमारियां और भी हैं, इन्फेक्शियस बहुत सारी बीमारियां और भी हैं, और पिछले 30 साल में तो आपने देखा नहीं कभी डॉक्टर्स को पहनने के लिए। लेकिन अब जबकि ये बहुत ही मामूली सा बीमारी है, यू हैव कंपेयर्ड इट विद कॉमन कोल्ड जैसे ही है, और इसका इन्फेक्शन रेट भी 2.2 जैसा आपने बताया, तो उसके बावजूद भी डॉक्टर्स पहन रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन लोन लिया है यूएन से, ताकि इस तरह के इक्विपमेंट, ये जो पूरा पहनावा है, ये खरीद के इंपोर्ट करके डॉक्टरों को, नर्सों को बांट सके। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, आपके क्या इनपुट है? देखिए, मैं अभी जैसा बोला कि हम इन्फेक्शियस वार्ड में जाते थे, तब हमें मास्क पहनने की भी इजाजत नहीं थी। अब ये जो कोविड-19 है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी वो राइट। अपने श्वसन केंद्र जो है उसको इन्फेक्ट करता है। तो इन्फेक्शन कहाँ से जाएगा? एक तो नाक से जाएगा, नहीं तो मुंह से जाएगा। मुंह से आएगा। हम पूरा का पूरा गाउन पहन रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, क्या इससे पैनिक क्रिएट नहीं होता है? लोग डरते नहीं है। आप हर एक पेशेंट की, आज एक पेशेंट मर गया, कल दूसरा पेशेंट मर गया, तीसरा पेशेंट मर गया, इसका रियल टाइम यानी टीवी पे दिखा रहे हो, ऐसे मास्क पहन के, पूरा गाउन पहन के लोगों को दिखा रहे हो। क्या हो रहा है इससे? पीपल आर पैनिक। इतना यस। ज्यादा ये उनमें पैदा हो गया है कि वो सोचते हैं कि क्या हो गया है, कितना बड़ा यानी डेमोन आ गया है हमको खाने के लिए। राइट। इतना जितना लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तुमने या कोई भी मशीनरी ने, सरकारी मशीनरी ने लोगों की हिम्मत अफजाई करना चाहिए, कि वो हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसे यदि दिखाओगे तो लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? राइट। और अभी जो लॉकडाउन से तो लोग और डर गए हैं। जितने लोग अभी ये पेंडेमिक से नहीं मरेंगे, उतने लोग तो भूखमरी से मरेंगे। कितने के जॉब चले गए हैं? कितने को हजार हजार किलोमीटर पैदल जाना पड़ा है। पेट में भूख है, मन में, दिमाग में आग है, गुस्सा है। वो लोग तो बेचारे क्या करेंगे? ये दुकानदार लोग दुकान बंद करके बैठे 40-40 दिनों से, उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट देती है, एक बार आती है, कभी तो भी एक बार मिलता है, कोई एनजीओ आता है, कोई खाना दे देता है। कब तक चलेगा ये? राइट। लोगों को ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ यदि गवर्नमेंट ने मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग भी किया तो भी अपना जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। थोड़ा राइट। स्ट्रिक्टली करना चाहिए। लॉकडाउन करके क्या कर रहे हो? बाकी दुनिया में भी और देश है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो वहां को अपने यहाँ से ज्यादा लोग मर गए क्या? नहीं ये मरे। देखना, इसका स्टडी करना चाहिए कि वहां पे मरे, यहाँ पे मरे। हम्म। इसलिए लॉकडाउन करना मेरे ख्याल से तो बराबर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों में अवेयरनेस ज्यादा फैलाना ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन लोगों में डर फैलाना बहुत बुरा रहता वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है। और तो इससे सिर्फ पैनिक, और क्या हो रहा है? सही दे आर बात, सही गेटिंग बात। पैनिक। तो हम्म। इससे यानी यदि उनका मोरल डाउन हो गया है, देखो, हमारी इम्यूनिटी हमारे मोरल से भी, यानी हमारे मन की शक्ति कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
समझो हम बैठे हैं और एक आधी सडनली हमको किसी ने बताया कि वो वहां पे किसी का पहचान वाले के नियर रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, हम डर जाते हैं एकदम, हमारा सब यानी शरीर में की शक्ति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की शक्ति जो रहती है वो खत्म हो जाती है। तो राइट। या इन्फेक्शन में, कोई भी इन्फेक्शन में जब हमारे मन की शक्ति स्ट्रांग रहेंगी तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। राइट। इम्यूनिटी सिर्फ पीने से नहीं रहती, या इम्यूनिटी खुद पीने से भी रहती है, या इम्यूनिटी मन की शक्ति स्ट्रांग रखने से भी रहती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये डराना ओके। वगैरह अच्छी बात नहीं है।